आप सभी का स्टडी विथ फोकस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग ब्लड और उसके कंपोनेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एवं ब्लड का थक्का कैसे जमता है, इन सारी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये ब्लड क्या है, ये ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक संयोजी ऊतक होता है जो पूरे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। सामान्यतः हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है, तो बाय वॉल्यूम ए 5 से 6 लीटर के आसपास कितना होता है, 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। बच्चों और बुजुर्ग में इसी में थोड़ा सा ये परिवर्तन होता है, तो इसलिए इसका रेंज 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। महिलाओं में आधा लीटर के आसपास कम होता है, क्योंकि वहाँ पे आरबीसी का काउंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है। अब ये है कि ब्लड का वर्क क्या होता है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है। उसके अलावा एक परिवहन का कार्य करता है। जैसे बॉडी में बहुत सारे जो सबस्टांस होते हैं, वो गैसियस सबस्टांस हो या न्यूट्रिएंट्स हो, तो उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम कौन करता है, ये ब्लड का काम है। ठीक है। इसमें कुछ टर्मोलॉजी है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, तो ब्लड की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ब्लड की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी, और जो ब्लड फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है हेमोपोएसिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोपोएसिस। तो ब्लड की स्टडी को मैंने लिखा कि हेमाटोलॉजी, भाई यहाँ है, उसको हेमाटोलॉजी बोलेंगे। फिर ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा उसको हेमोपोएसिस कहते हैं। अब है कि ये ब्लड स्टोर कहाँ होता है, तो ब्लड जो स्टोर होता है वो स्प्लीन में होता है। क्या होता है, ब्लड स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। इसलिए इसको हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। और ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो। ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो में होता है। हड्डियों में जो खोखली पार्ट होती है वो बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब भ्रूण की अवस्था में होता है, जब एम्ब्रायो स्टेज रहता है, तो इनिशियल फेज में एम्ब्रायो सैक एक होता है, वहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है जब उसमें लीवर का फॉर्मेशन हो चुका होता है, तो फिर से भ्रूण में ब्लड का फॉर्मेशन किस में होता है, किससे होता है, लीवर के थ्रू होता है। फिर इसका अगर हम पीएच की बात करें तो ब्लड क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है, ये क्षारीय होता है। इसका पीएच 7.4 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों ने धमनी और शिरा का नाम सुना होगा, आर्टेरी एंड वेंस। आर्टेरी ये धमनी, तो ये आर्टेरी जो होता है इसमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है पल्मोनरी आर्टेरी, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऐसे आर्टेरी में कौन सा रक्त होता है, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है। तो आर्टेरी में चूँकि ऑक्सीजन, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, अधिकता होती है। आर्टेरी में क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, अधिकता होती है, जिसको हम लोग आर्टेरी क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टेरी होता है वो एक्सेप्शन है, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो ये आर्टेरी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसमें ऑक्सीजन की क्या रहती है, अधिकता रहती है। इसलिए इसका ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। लेकिन अगर हम वेन की बात करें, लेकिन किसकी बात करें, वेन की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा रक्त जाता है, अशुद्ध रक्त जाता है। लेकिन एक पल्मोनरी वेन ऐसा ये होता है जिसमें, वेन का ऐसा टाइप है पल्मोनरी वेन जिसमें शुद्ध रक्त जाता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल वेन में क्या जाता है, अशुद्ध रक्त जाता है। और इसमें जो ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, डार्क रेड होता है। कैसा होता है, डार्क रेड। तो डार्क रेड ब्लड का कलर होता है किसमें, वेन में। आर्टेरी में कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर होता है।
ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है। लेकिन जब बोन का डेवलपमेंट नहीं होता है, जब एम्ब्रायो स्टेज में जब रहता है, भ्रूण की अवस्था में रहता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन किसके द्वारा, जनरली लीवर के द्वारा होता है। और इनिशियल स्टेज में बिल्कुल एम्ब्रायो साइट के द्वारा होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें और मैंने क्या 2 टर्म बताया कि ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजी। ठीक है। ब्लड का स्टडी को हेमाटोलॉजी के अंतर्गत ब्लड का स्टडी हम लोग करते हैं। और ब्लड का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, हेमोपोएसिस कहते हैं। 5 से 6 लीटर नॉर्मल ब्लड होता है बाय वॉल्यूम, और महिलाओं में ½ लीटर कम होता है। ठीक है। और एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का कंपोनेंट। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ब्लड का कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ये जो पार्ट्स है किसका हम लोग देखेंगे, ब्लड का। तो एक होता है प्लाज्मा, एक क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। फिर एक ये पार्ट हो गया, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। ये फॉर्म एलिमेंट में कौन कौन हो गया, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ये इतना फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा के बारे में, ये प्लाज्मा क्या है उसके बारे में देखेंगे कि ये प्लाज्मा जो है वो क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोग किसके बारे में देखेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, जिसमें आरबीसी हो गया और डब्ल्यूबीसी हो गया, उसके बाद प्लेटलेट्स हो गया। तो ये प्लाज्मा जो है ये पूरे ब्लड का कितना परसेंट है, 55% है। और ये फॉर्म्ड एलिमेंट है, ये टोटल ब्लड का कितना परसेंट है, 45% है। उसमें अकेले जो है ये आरबीसी 44% और बाकी ये दोनों मिलकर के 1% के आसपास हैं। ठीक है। तो अब ये प्लाज्मा क्या है, सबसे पहले हम किसके बारे में देख रहे हैं, ये प्लाज्मा के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, ये प्लाज्मा के बारे में। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड का कौन सा पार्ट, लिक्विड पार्ट जो होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और एक कलर में कैसा होता है, येलोविश होता है। एक कलर में कैसा होता है, ये जो होता है वो कलर में कैसा होता है, येलोविश होता है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंतर्गत बहुत सारे मटेरियल पाए जाते हैं। इसमें वाटर पाया जाता है, उसके अलावा प्रोटीन्स रहते हैं, फिर साल्ट पाया जाता है। ठीक है। और एक कंपोनेंट होता है सीरम। अगर इसमें एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है फैब्रिनोजेन, उसको क्या बोलते हैं, फैब्रिनोजेन। अगर प्लाज्मा को एक्सेप्ट फैब्रिनोजेन कर दें तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेरम बोल देंगे। उसको क्या बोलेंगे, सेरम। तो ये प्लाज्मा में जो है वाटर कितना रहता है, लगभग 90 से 92%, 90 to 92% इसमें वाटर हो गया। इसमें प्रोटीन्स रहते हैं। प्रोटीन में कौन कौन प्रोटीन हो गया, अल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, तो ये सब प्रोटीन रहता है। फिर इसमें साल्ट पाए जाते हैं। और इसमें 2 इम्पोर्टेंट जो टर्म है, इसके अलावा एक टर्म होता है हेपेरिन और एक होता है फैब्रिनोजेन। एक क्या टर्म होता है, हेपेरिन। एक हो गया हेपेरिन और दूसरा हो गया फैब्रिनोजेन। देखिए हेपेरिन क्या होता है, तो हेपेरिन को बोलते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट मतलब जो जमने से रोकना। एंटीकोगुलेंट क्या हो गया, जमने से रोकना। जैसे ब्लड वेसल के अंदर जब प्रवाहित होता है तो ब्लड जमे नहीं अंदर, ब्लड जमे नहीं, इसके लिए नेचर के द्वारा क्या उसमें उपस्थित है, हेपेरिन है। तो ये अंदर में उसको जमने से क्या करता है, रोकता है, ब्लड प्रवाहित होता है। लेकिन तो यहाँ पर तो ब्लड में एक कौन सा टर्म है, फैब्रिनोजेन भी है। तो फिर ये क्लॉट करने इसका क्या काम है, तो जब ब्लड वेसल के अंदर प्रवाहित होता है तो ये फैब्रिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। उस समय एक्टिव कौन रहता है, हेपेरिन रहता है। हेपेरिन जमने से क्या करता है,
ब्लड को जमने से रोकता है, ये नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा दिया गया हेपेरिन, ठीक है। और ये फाइब्रिनोजेन जो है वो क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में जमने से रोकता है। होता क्या है कि जब कहीं से जख्म या चोट लगता है, वहाँ से ब्लीडिंग जब होना शुरू होता है, तो हेपेरिन जैसे ही वायुमंडल में आता है, वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, ये बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। तो इसका काम क्या था, जमने से रोकना। और बाहर जब ब्लीडिंग होना शुरू होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो हेपेरिन इनएक्टिव हो गया। वहाँ पे कौन एक्टिव रहता है, फाइब्रिनोजेन, और एक क्लॉट करने में मदद करता है। ये दोनों कहाँ पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये ध्यान देना, नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन है, जो कि ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड के अंदर प्रवाह में मदद करता है, कौन, हेपेरिन है। और जब ब्लड क्लॉट होता है तो हेपेरिन क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, बिल्कुल अक्रिय मतलब सक्रिय, इसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, इनएक्टिव हो जाता है। एक्टिव कौन हो जाता है, फाइब्रिनोजेन हो जाता है, और ये ब्लड क्लॉट में ये मदद करता है। तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में हम लोगों ने देखा कि इसमें ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, येलोविश कलर लिए हुए है, इसमें वाटर पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, ये सब प्रोटीन इसमें है। सबसे ज़्यादा कंटेंट इसका वाटर, 90 से 92% वाटर ही पाया जाता है। फिर इसमें साल्ट पाए जा रहे हैं, हेपेरिन पाया जा रहा है, फिर क्लोटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन पाया जा रहा है। फिर सेरम किसको बोलते हैं, मैंने वो भी यहाँ से बता दिया। तो ये था प्लाज्मा के बारे में जानकारी। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा का एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा जो फॉर्म एलिमेंट है उसमें हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे, आरबीसी। ये आरबीसी, आरबीसी को क्या बोल, फुल नेम हो गया रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हो गया। और आरबीसी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, क्या बोलेंगे, कोई हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हो गया, इरिथ्रोसाइट्स हो गए, इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलेंगे। अब है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो जैसे ये सपोज दैट रेड बोन है, ये सपोज दैट रेड बोन है, ठीक है, ये रेड बोन है। तो इसका ये जो बोन मैरो है, तो बोन मैरो का जो ये पार्ट जो दिख रहा है, इसको कहते हैं रेड बोन मैरो। ये पार्ट इधर वाला, ये क्या हो गया, रेड बोन मैरो, और बीच वाला येलो बोन मैरो होता है। तो ये रेड बोन मैरो जो है उसी में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और आरबीसी के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। कौन सा, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आरबीसी का हो रहा है। और आरबीसी के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोएसिस बोलेंगे। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कैमल ऊट हो गया या लामा हो गया, जो भी, तो वो एक्सेप्शन है। और ऐसे आरबीसी में क्या होगा, ये न्यूक्लियस नहीं होगा। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 डेज, कितना होता है, 120 डेज, ठीक है। और ये फिर मरता कहाँ है, इसका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, तो स्प्लीन में। इसका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, स्प्लीन में, ठीक है। इसका डिस्ट्रक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। अब है कि इसकी संख्या कितनी होती है आरबीसी की, आरबीसी की जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है, तो मेल और फीमेल में इनकी संख्या वैरी करती है, ठीक है। मेल और फीमेल में इनकी संख्या क्या होती है, वैरी करती है। मेल में जो इनकी संख्या होती है वो 5 से लेकर के कितना होता है, 5.5 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख मिलियन पर MMQ, ठीक है। और यही जब फीमेल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4.5 मिलियन पर MMQ, ठीक है। तो 1 मिलियन 10 लाख, मतलब 10 से इसमें गुना कर दीजिए, मतलब 50 से 55 लाख पर MMQ। और ये 4 से 4.5 लाख पर MMQ, ठीक है।
तो ये आरबीसी का टोटल क्या हो गया कि कितने आरबीसी महिलाओं और पुरुषों में इनकी क्या संख्या है। अब है कि इनकी कमी और अधिकता, ये ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो क्या होता है। तो एनीमिया का नाम सुने होंगे। तो एनीमिया होता है ब्लड की कमी से, मतलब उसमें क्या आरबीसी की कमी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं एनीमिया, या उसी को हम लोग बोलते हैं इरीथ्रोपेनिया। पेनिया जहाँ लग गया तो मतलब उस कमी हो गई, पेनिया इरिथ्रोपेनिया, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एनीमिया, इसी को क्या बोलेंगे एनीमिया। और आरबीसी का बढ़ना को बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया की स्थिति कब होती है, जब आप ऊंचे स्थानों पे जाते हैं और वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आरबीसी अपना द्विगुणन करना शुरू कर देता है, अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है, तो उसको कहते हैं पॉलीसिथेमिया, हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तब। और एनीमिया में जब आरबीसी की कमी हो जाती है तब उसको एनीमिया कहते हैं। अब कि आरबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी जो होता है वो मेनली गैसों का परिवहन करता है, ठीक है, बॉडी में गैसों का परिवहन करता है कौन, आरबीसी। तो आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी का कलर रेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन रहता है। हेमोग्लोबिन कौन सा मेटल रहता है, आयरन रहता है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन के चलते इसका कलर क्या होने जा रहा है, आरबीसी का कलर जो होता है वो, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, और इसी के उपस्थिति के कारण क्या होता है, रेड कलर होता है। और ये हेमोग्लोबिन जो है वही गैसों के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर ये O2 के साथ हेमोग्लोबिन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो किस रूप में परिवहन करता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये ध्यान रखना है टर्म। अगर CO2 के साथ करेगा तो कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन, और अगर CO के साथ ये करेगा ट्रांसपोर्ट तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, CO2 के साथ कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन बनाता है, और CO के साथ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का ये निर्माण करता है। और CO के साथ इसकी एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग उसकी तुलना में 200 टाइम्स से भी ज़्यादा होती है, मतलब किसके साथ, CO के साथ जुड़ने की। तो एक क्या था, ये आरबीसी के बारे में जानकारी थी कि ये रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। इसके फॉर्मेशन को हम लोग एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और ये मरता कहाँ है, तो स्प्लीन में, मेल में 5 से 5.5 मिलियन पर MMQ होता है, और फीमेल में 4 से 4.5 होता है। कमी से एनीमिया और ज़्यादा से पॉलीसिथेमिया, गैस का परिवहन इसका काम है, ठीक है। तो ये क्या था, ये आरबीसी के बारे में जानकारी थी। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब जो हम लोग इसके बाद देखने जा रहे हैं वो है WBC। अब हम लोग इसके बारे में किसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, WBC के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अभी हम लोगों ने प्लाज्मा देखा, फिर फॉरवर्ड इवेंट में आरबीसी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम लोग WBC, वाइट ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, वाइट ब्लड सेल्स, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हो गया। या इसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट। और ये जो ल्यूकोसाइट है, तो WBC के फॉर्मेशन, जो वाइट ब्लड सेल है उसके फॉर्मेशन को बोलेंगे ल्यूकोपोएसिस। क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोएसिस। अब इसका जीवन काल कितना होगा, 2 से 4 दिन होता है। ये हमारे बॉडी का क्या है, सोल्जर है, सिपाही है, जो बाहर से जो भी अटैक हो रहा है उसके प्रति ये हमारे शरीर को बचाता है, ये एक प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। ये हमारे लिए क्या है, सोल्जर है, हमारा रक्षक है हमारे बॉडी का, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ WBC क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोएसिस। ये WBC क्या हो गया, वाइट ब्लड सेल। और ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, तो WBC को बोलते हैं। आरबीसी और WBC का जो अनुपात होता है वो 600 अनुपात 1 होता है, मतलब आरबीसी का संख्या अगर 600 है तो WBC वहाँ पे 1, तो दोनों का रेशियो कितना होता है संख्या में, 600 अनुपात 1 होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि
ये जो WBC जो होता है इसका टाइप, WBC का क्या देखेंगे हम लोग, टाइप देखेंगे। जैसे एक होता है, एक टाइप इसका है ग्रैनुलोसाइट, ये क्या होता है ग्रैनुलोसाइट, और दूसरा होता है ए ग्रैनुलोसाइट। ये नाम कैसे पड़ा, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। तो इसके प्रोटोप्लाज्म में अगर दाने हैं, ग्रैनुअल्स हैं तो उसको ग्रैनुलोसाइट बोल देंगे। जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने नहीं हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ए ग्रैनुलोसाइट बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे, ए ग्रैनुलोसाइट बोल देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन आता है, ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन आता है। ठीक है, तो एक आप लोग नाम सुने होंगे न्यूट्रोफिल्स, कौन हो गया न्यूट्रोफिल्स। एक दूसरा हो गया यूशिनोफिल्स, यहाँ इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं बेसोफिल्स। ये सब क्या है, तो WBC जो हम लोग पढ़ें तो उसका दो पार्ट, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। जो प्रोटोप्लाज्म में ग्रैनुल रखेगा उसको ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। तो ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन है, ये तीनों जी हैं, न्यूट्रोफिल्स, इशनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रोफिल्स, नाम ही है न्यूट्रल उदासीन, मतलब ये क्या होगा न्यूट्रल होगा। यूशिनोफिल्स जो होता है नेचर में एसिडिक होता है, ये अम्लीय होता है। और बेसोफिल्स जो है नाम से स्पष्ट है नेचर में बेसिक होता है। तो तीनों याद होगा, ये न्यूट्रल एसिडिक और इशनोफिल, और बेसोफिल्स जो होगा वो क्या होगा, तो नेचर में बेसिक होगा। इसमें ध्यान क्या देना है, तो ये न्यूट्रोफिल्स जो है इसमें इसका न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टी लॉब्ड होता है, उसमें बहुत सारे लॉब होते हैं न्यूक्लियस में। तो ये मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस ये रखा न्यूट्रोफिल्स। इस्नोफिल्स बाई लॉब्ड न्यूक्लियस रखता है, इस्नोफिल्स कैसा रखता है, बाई लॉब्ड न्यूक्लियस रखता है। और बेसोफिल्स जो होता है एस शेप न्यूक्लियस रखता है। ठीक है, तीनों का न्यूक्लियस कैसा हो गया, ध्यान देने की बात है। तो न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस जो रहता है उसी के कारण इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, चूँकि ये WBC का एक टाइप है, WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, तो चॉइस दे देगा, तो ये न्यूट्रोफिल को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अब न्यूट्रोफिल जो होता है करता क्या है, तो इसका जो काम है फाइगोसाइटोसिस करना, बाहर से जो जीवाणु रोगाणु आता है उसको ये खा जाता है न्यूट्रोफिल्स। तो हमारा ये रक्षक है ना, तब तो रोगों से हमको बचाता है। तो ये फाइगोसाइटोसिस का काम करता है। ठीक है, उसके बाद बेसोफिल जो होता है ये हिस्टोन रिलीज करने वाला, कौन है वो, बेसोफिल्स है। हिस्टोन जो रिलीज करता है वो कौन है, बेसोफिल्स है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं किस पे, ए ग्रैनुलोसाइट पे। ठीक है, किस पे चलते हैं, इसके बाद जो हम लोग चलते हैं ए ग्रैनुलोस, ये मैंने लगा दिया, ए ग्रैनुलोसाइट मतलब इसमें ग्रैन्यूल नहीं होगा। ये कौन हो गए, ये हो गए मोनोसाइट्स। फिर कौन हो गए, एक हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स जो होता है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो WBC है वो कौन है, मोनोसाइट्स है सबसे। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप्ड होता है, कैसा होता है, किडनी के समान होता है। और लिम्फोसाइट्स में ये T लिम्फोसाइट्स भी इसका एक टाइप है, एक B लिम्फोसाइट्स है। ये जो होता है ये हमको प्रतिरक्षा, ये लिम्फोसाइट्स जो होता है ये प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट WBC की अगर बात करें तो कौन है, सबसे छोटा लिम्फोसाइट्स, सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट्स। ठीक है, ये यहाँ पे समझ में आया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों ने RBC और WBC दोनों के बारे में देख लिया। ठीक है, और WBC में ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट हम लोगों ने देखा। तो ग्रैनुलोसाइट और एक ग्रैनुलोसाइट में ग्रैनुलो में न्यूट्रोफिल्स देखें, इस्नोफिल्स देखें, बेसोफिल्स देखें।
उसके बाद ये जो ए ग्रैनुलोसाइट था उसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स देखें। तो अब ब्लड में मतलब WBC में अब इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, सबसे ज़्यादा किसकी, ये देखेंगे हम लोग कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है मतलब WBC में कौन ज़्यादा ये अमाउंट है इसका। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है न्यूट्रोफिल्स का, सबसे ज़्यादा किसका है, न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये लगभग 60 से 66% कौन होता है, न्यूट्रोफिल। तो सबसे बड़ा न्यूट्रोफिल हो गया। उसके बाद हो गया कौन, लिम्फोसाइट। उसके बाद हो गया लिम्फोसाइट को एल से सूचित कर देते हैं शॉर्ट में, तो एल हो गया। उसके बाद कौन है, मोनोसाइट्स। उसके बाद इशनोफिल्स, इसे सूचित कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे कम बेसोफिल से लगभग 0.1% के आसपास होता है। लिम्फोसाइट की बात करें तो 28-20 के आसपास हो गया। 6 से 8% के बाद मोनोसाइट्स हो गया और इशनोफिल्स ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया इसमें, न्यूट्रोफिल्स हो गया 60 से 66% के आसपास। और सबसे कम कौन हो गया, बेसोफिल्स। ठीक है, उसके बाद अब सपोज दैट WBC की कमी हो गई और WBC की अधिकता, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं किसको, WBC को ही ल्यूकोसाइट्स। तो इसकी कमी जब होगी तो उसको बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। क्या बोलेंगे, फिर पेनिया। ये कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी कमी को ल्यूकोसाइट्स, मतलब इसकी संख्या क्या होती है, कम जाती है। तो संख्या कमने से क्या होता है, रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता कम जाती है। जैसे किसी HIV इन्फेक्शन जब होता है तो यहीं पे अटैक करता है, लिम्फोसाइट्स में ही, WBC के लिम्फोसाइट सेल पे ही अटैक करता है। ठीक है, तो उससे इनकी संख्या धीरे धीरे क्या होती है, कमती जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल जो रेंज है उससे ज़्यादा रहने पे अच्छा होता है, वो भी अच्छी बात नहीं है। और अगर WBC की मात्रा नॉर्मल रेंज से अगर 8 से 10,000 नॉर्मल रेंज से बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। ये बढ़ना हो गया कि नॉर्मल रेंज से बढ़ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। दो चीज़ मैंने बताया यहाँ पे, ल्यूकोपेनिया में इसमें कम जाएगा नॉर्मल रेंज से, और ल्यूकेमिया बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगा। और ये ब्लड कैंसर जो होता है वो, ल्यूकेमिया क्या है, एक ब्लड कैंसर है जिसमें बहुत ज़्यादा द्विगुणन हो जाता है, बहुत ज़्यादा संख्याएं बढ़ा लेता है। तो बहुत बढ़ना भी सही चीज़ नहीं, बहुत घटना भी सही चीज़ नहीं। तो ये इसमें HIV के केस में ये इसमें कमी आ जाती है, या ब्लड कैंसर जब होता है तो इसमें WBC की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो इन्फेक्शन जब बॉडी में होता है तो उसमें नॉर्मल रेंज से वो बढ़ता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज से उसमें अगर खूब बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि बहुत इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब नॉर्मल रेंज के अंदर है तो बहुत अच्छे हैं, उसके आसपास है तो अच्छे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया या घट गया तो वो कुछ न कुछ समस्या को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ल्यूकेमिया याद रखिएगा, ब्लड कैंसर, इसमें WBC की संख्या क्या होती है, काफ़ी बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे WBC के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद जो हमारा है प्लेटलेट्स, इसके बाद हम लोग किसके बारे में देखेंगे, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो प्लेटलेट्स के बारे में। जैसे आप लोग देखे होंगे डेंगू, तो डेंगू में क्या हो रहा था, प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। नॉर्मल अगर 1.5 लाख से कम होना शुरू हो जाए तो समझिए कि आप में क्या हो रही है, प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल रेंज से घट रही है। तो ये जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स।
थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसका काम क्या है? तो क्लॉटिंग करना, क्लॉट बनाने में ये क्या करता है? मदद करता है। फिर है कि ये प्लेटलेट्स जो होता है ये कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है? तो रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में, जहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा था। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? येलो बोन मैरो में। जो मैंने रेड बोन मैरो दोनों ऊपर नीचे बताया था, उसका बीच वाला जो पार्ट है वो येलो बोन मैरो है। ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ये चिपचिपा होता है, इरेगुलर शेप का होता है और इसका 7 डेज ये टाइमिंग है। 2 से 4 दिन मैंने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ाया, 120 दिन मैंने आरबीसी के बारे में बताया। ठीक है। तो अब है कि प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ना और प्लेटलेट्स की संख्या घटना। ठीक है। तो प्लेटलेट्स की संख्या जब घटता है तो उसको बोलते हैं पेनिया, मैंने बोला कमी के लिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लास्ट में ये है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और जब इसको बढ़ेगा इसका संख्या तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये हो गया प्लेटलेट्स। डेंगू में क्या होता है? तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल रेंज से घटने लगती है। ठीक है। अब है कि मैंने यहाँ पे आरबीसी भी देख लिया, डब्ल्यूबीसी भी देख लिया और उसके बाद को क्या देखा? प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स देखा तो इसमें किनकी संख्या सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखें आरबीसी, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? आरबीसी की। उसके बाद किसका था संख्या? प्लेटलेट्स का। और फिर सबसे कम संख्या किसकी है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है। तो ये हो गया प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी। अब है कि ब्लड जब ब्लीडिंग कहीं होता है, चोट लग गया, खून बहने लगा, तो वो थक्का कैसे जमता है उसकी थोड़ी सी मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ब्लड में एक टर्म बताया था, हेपेरिन। ब्लड में क्या पाया जाता है? ब्लड में जो एक पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेपेरिन के बारे में मैं बताया था। हेपेरिन, ये हेपेरिन एक्टिव होता है जब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होते रहता है तो हेपेरिन एक्टिव होता है। वो एंटीकोगुलेंट है। लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग कहीं से शुरू हो गया, चोट से या किसी अन्य कारण से कटफट करने के कारण, तो हेपेरिन जब वहाँ पे ब्लड निकला तो उसमें हेपेरिन भी है। तो जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ये हेपेरिन तो ये क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका काम था जमने से रोकना। ठीक है। लेकिन वहाँ अब जब निकला है, ब्लड निकलने लगा, तो वहाँ तो कार्य क्या होने वाला है? जमना। तो ये निष्क्रिय हो गया। अब यहाँ पे एक्टिव होता है कोई दूसरा फाइब्रिनोजेन। तो बताते हैं क्या होता है। तो ये तो सबसे पहले हेपेरिन क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया, जो कि जमने से रोकता था। ये भी ब्लड में पाया जाता है। और जैसे ही चोट लगा कहीं पे, वहाँ से ब्लड होना शुरू हुआ, तो उसमें जो प्लेटलेट्स रहते हैं, उसमें जो प्लेटलेट्स रहते हैं ब्लड में, वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल रप्चर, टूट जाते हैं। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और ये टूटने के बाद प्लेटलेट्स जो होता है, ये प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स क्या हो गया? टूट गया। टूटने के बाद ये क्या निकाल रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है। तो प्लेटलेट्स टूटा, ये निकाला क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के साथ संयोग करके बना देता है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बना देता है? थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है, ब्लड में एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसको एक्टिवेट करेगा और बना देगा थ्रोम्बिन। ठीक है।
इसके आगे इसको बता रहा हूँ। इसमें एक जो मैंने टर्म बताया थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज देखिए, प्लेटलेट्स टूटा, बनाया थ्रोम्बोप्लास्टिन, उससे निकला, वो कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के क्या बना दिया, थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा और उसको बना देगा थ्रोम्बिन। क्या बना देगा, थ्रोम्बिन। तो ब्लड में बहुत सारा क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, तो फाइब्रिनोजेन को सबको जोड़ेगा ये कौन, थ्रोम्बिन, और बना देगा एक नेटवर्क जिसको बोलेंगे फाइब्रिन। इसको क्या बोल देंगे, फाइब्रिन। और जहाँ पे चोट लगता है तो वहाँ पे बहुत सारा डेड सेल्स हो जाते हैं, जैसे WBC भी मर जाता है, या बहुत सारे सेल्स जो हमारे पास WBC है, RBC, प्लेटलेट्स है, तो वहाँ पे सब क्या होता है, डेड होता है। तो ये फाइब्रिन और वहाँ पर वो डेड सेल, ये दोनों क्या होता है, मिल करके क्या बना देता है, क्लॉट। यही ये क्या बना देता है, वहाँ पर क्लॉटिंग, वहाँ पे क्लॉटिंग जो होता है उसमें क्या बन जाता है, वहाँ पे क्लॉट का निर्माण हो जाता है। तो क्लॉट में वहाँ पे क्या है, फाइब्रिन है, और क्या है, डेड सेल है। डेड सेल मतलब वहाँ से जो मरा WBC या जो भी सेल्स वहाँ पे डेड हुए हैं वो हैं, और प्लस फाइब्रिन। ये फाइब्रिन कहाँ से आया, तो बहुत सारा फाइब्रिनोजेन जो आपस में मिलकर बना, नेटवर्क बनाया फाइब्रिनोजेन का, ठीक है, तो वो फाइब्रिन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन कौन बना रहा था, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन पहले किस रूप में था, प्रोथ्रोम्बिन के रूप में, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदल दिया, तो थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बना, तो प्लेटलेट्स जब टूटा, रप्चर किया, तो उससे थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला और वो कैल्शियम के साथ संजोग करके थ्रोम्बोकाइनेज बना देता है, ठीक है। और यहाँ पर तो यहाँ पे कौन सक्रिय हो गया, फाइब्रिनोजेन सक्रिय हो गया। यहाँ पे हेपेरिन क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। लेकिन जब ब्लड फ्लो करते रहता है वेसल्स में तो वहाँ सक्रिय कौन होता है, हेपेरिन, और जमने से रोकता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, कांटेक्ट में आता है वायुमंडल का, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने ही हेपेरिन निष्क्रिय हो जाता है, और कौन सक्रिय हो जाता है, फाइब्रिनोजेन। तो इस प्रकार से ब्लड क्लॉट में फाइब्रिन वहाँ रहता है और डेड सेल मिल करके ब्लड क्लॉट का निर्माण कर देता है और वहाँ पे थक्का जम जाता है। थैंक यू। और जो भी मतलब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है।